बाद आपकी दिमागी हालत क्या हो जाती है, सारा का सारा ओवरफ्लो होने लगता है, सारा का सारा ओवरफ्लो होने लगता है। ठीक है, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है भाई पर्सनली, ठीक है ना, कि लंबी क्लासेस लेना इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे आज आया हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको उतना पढ़ाना चाहिए ताकि उसको तैयार करने के लिए आपको आज पूरे दिन में टाइम मिल जाए, आप उसको अच्छी तरीके से क्या कर सके, रिवाइज कर सके, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर सके। ठीक है ना। और रही बात 6 घंटे पढ़ाने की, 10 घंटे पढ़ाने की, 25 घंटे पढ़ाने की, 24 घंटे पढ़ाने की, ठीक है, वो सिर्फ अपने मन को मनाने वाली बात है। ठीक है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स अपने मन को मना लेंगे। ठीक है, कुछ होते हैं ना स्टूडेंट, ठीक है, जो टीचर्स इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं ना, ठीक है, वो पता है क्यों लेते हैं, क्योंकि उन टीचर्स को पता है कि भैया हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स भी गधे हो चुके हैं, इनको एग्जाम से केवल एक दिन पहले रात भर पढ़ने की आदत है। जैसे हम स्कूल में करते थे, कॉलेज में करते थे, कल एग्जाम है, रात को 10 बजे किताब उठाई, सुबह 6 बजे तक पढ़ते रहे, 8 घंटे लगातार, सुबह जाकर फटाफट से एग्जाम दे आए और पास भी हो गए। हमें लगता था कि बस यही जिंदगी है, ऐसी कट जाएगी जिंदगी। ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है कि भाई आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। अगर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको इकोनॉमी भी पढ़नी है। यदि आप जीएस के एस्पिरेंट हैं, आप जीएस पढ़ रहे हैं, तो कोई तुक नहीं बनता कि यार मैं आकर यहाँ पे आपको 6 घंटे इतिहास पढ़ा के चले जाऊं। अरे भाई, आपको 6 घंटे इतिहास पढ़ना भी होगा तो आप वीओडी से पढ़ लेंगे, वीडियोस तो ऑलरेडी पड़ी है यहाँ पर, है ना, वीडियोस तो ऑलरेडी पड़ी हैं, आप वहां से कर लोगे 6 घंटे के, आप वहां से 50 घंटे पढ़ लो। लेकिन प्रैक्टिकली यदि आप बात करें, ठीक है, तो आप हीमैन नहीं है, आप सुपरमैन नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको 6 घंटे पढ़ाऊंगा और वो 6 घंटे आपको सारा याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो बिल्कुल ही नालायक है, जिन्हें आते ही कुछ नहीं है, उनके लिए तो भाई वरदान है मैराथन क्लास। उनको तो ऐसा लगेगा कि भाई वरदान मिल गया, भोले बाबा का प्रसाद है ये। चलिए खैर, एनीवेज, बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मैंने तो अपना व्यू रख दिया कि भाई लंबी क्लासेस से टीचर को कोई नुकसान नहीं है, टीचर को फायदा है, उसका सिलेबस जल्दी हो जाता है ना, लेकिन इससे स्टूडेंट्स का भला नहीं है, स्टूडेंट्स का नुकसान ही है। हम पढ़ रहे थे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों का उदय, जो कि बेसिकली मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, आधुनिक भारत में हम जिसको पढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो मध्यकाल से शुरू हो जाते हैं और चलते हैं आधुनिक काल तक, जैसे मराठा साम्राज्य है। इसके अलावा जैसे हम आज सिख स्टेट पंजाब के बारे में बात करेंगे, इसमें भी। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, आज हम बात करते हैं सिख स्टेट या सिख राज्य के बारे में, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट पंजाब, जिसमें हम पंजाब के बारे में बात करेंगे। पंजाब का मतलब है वो पंजाब भी जो आज भारत में है और वो पंजाब भी जो आज पाकिस्तान में है, क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य, एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था भारत का। उसी पंजाब के बारे में हम बात कर रहे हैं, विच इज बेसिकली सिख स्टेट, जो है सिख राज्य। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं सिखिज्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध को माना जाता है, जैसे जैन धर्म में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को माना जाता है, इसी तरीके से सिख धर्म में, सिखिज्म में सिखों के 10 गुरुओं को माना जाता है। सिखों में हुए हैं 10 गुरु, 10 सिख गुरुज। तो हम सबसे पहले ही किसके बारे में पढ़ते हैं, अबाउट सिख गुरुज। तो हम बात करते हैं पहले सिख गुरुओं के बारे में।
जिनकी संख्या 10 है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सिखिज्म में या सिख धर्म में 10 सिख गुरु हुए हैं, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक। लेकिन यदि हम वास्तविक तौर पर सिख धर्म की बात करें या सिखिज्म की बात करें, तो भाई खालसा पंथ ही आगे चलकर क्या कहलाया? सिखिज्म कहलाया, सिख धर्म कहलाया। और खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो आप कह सकते हैं कि जो बेसिकली सिखिज्म है, उसके वास्तविक संस्थापक तो कौन है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह। उससे पहले सारे के सारे हिंदू ही हुआ करते थे। चलिए तो हम बात करते हैं सिखों के प्रथम गुरु। सबसे पहले लिख लीजिए गुरु नानक देव। सबसे पहले हेडिंग डालिए गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। यदि हम गुरु नानक देव के बारे में बात करें, तो भाई गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, 1469 में। और इनकी डेथ, इनकी मृत्यु मानी जाती है 1539 में। 1469 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक जीवन काल रहा किसका? गुरु नानक देव का। लिखेंगे सबसे पहले बर्थ। गुरु नानक देव वॉज बॉर्न इन 1469 इन तलवंडी, पंजाब। लिखेंगे गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के ही तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। और ध्यान रखेंगे, एक खत्री परिवार में, एक खत्री फैमिली में। कहने का मतलब ये खत्री जाति के थे। जो पंजाब का तलवंडी नामक ग्राम है, जहां पर जन्म हुआ था किसका? गुरु नानक देव का। ध्यान रखेंगे, ये जगह वर्तमान में कहलाती है ननकाना साहब। इसे वर्तमान में ननकाना साहब कहा जाता है, जो कि अब कहां पर है? पाकिस्तान में। कहने का मतलब उस पंजाब में जो विभाजन के बाद कहां चले गए? पाकिस्तान में। हिज फादर वॉज कालू जी मेहता। लिखेंगे इनके पिता का नाम कालू जी मेहता या कल्याण चंद था। हिज फादर वॉज कालू जी मेहता या कल्याण चंद। इनके पिता कालू जी मेहता या कल्याण चंद्र थे। और ध्यान रखेंगे, इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था।
इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। अब गुरु नानक देव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आते हैं? लिखेंगे ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ लंगर। लिखेंगे गुरु नानक देव ने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। गुरु नानक देव स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ लंगर। गुरु नानक देव ने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। और ध्यान रखेंगे इसे कहा जाता था गुरु का लंगर। इस प्रथा को गुरु का लंगर कहा जाता था। लिखेंगे गुरु नानक देव वॉज कंटेम्परेरी टू। गुरु नानक देव वॉज कंटेम्परेरी टू इब्राहिम लोदी एंड बाबर। लिखेंगे गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। लंगर मीन्स भाई जब हम गुरुद्वारों में जाते हैं तो वहां पर हमें फ्री में भरपेट खाना मिलता है ना, भोजन मिलता है। जैसे जब आप वैष्णो देवी जाते हैं या हिंदू धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहां पर आपको मुफ्त भंडारा मिलता है जहां पर आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो बस जिसे हम हिंदुओं में भंडारा कहते हैं बस उसी को सिखों में क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। ही वॉज कंटेम्परेरी टू इब्राहिम लोदी एंड बाबर। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। अगला पॉइंट लिखेंगे ही डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर। ही डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज डिसाइपल लहना। लिखेंगे इन्होंने अपने ही एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ही डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज डिसाइपल लहना। गुरु नानक देव के ही एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था लहना और इन्हीं को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लिखेंगे इन 1539 गुरु नानक देव डाइड इन करतारपुर पंजाब। 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव की मृत्यु पंजाब के करतारपुर में हुई। और ध्यान रखेंगे करतारपुर को ही क्या कहा जाता है? डेरा बाबा कहा जाता है। और किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई? तो भाई आप जानते हैं 1539 में 1539 में भारत का मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? हुमायूं। तो हुमायूं के शासनकाल में इनकी मृत्यु हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था लहना, उन्हीं को इन्होंने अपना
उत्तराधिकारी घोषित किया था, अपना सक्सेसर घोषित किया था। इसीलिए गुरु नानक देव की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, इन्हीं के शिष्य लहना सिखों के दूसरे गुरु बने। और हम सब जानते हैं सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं, नेक्स्ट लिखिए, गुरु अंगद देव। सिखों के दूसरे गुरु या सेकंड गुरु माने जाते हैं गुरु अंगद देव। फिफ्टीन 39 से लेकर 1552 तक सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव। लिखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू, ही वॉज कंटेम्परेरी टू हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के समकालीन थे। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ गुरु अंगद देव, तो ध्यान रखेंगे इन्हीं का वास्तविक नाम था लहना। इन्हीं का तो वास्तविक नाम क्या था? लहना। ही वॉज कंटेम्परेरी टू हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के समकालीन थे। लिखेंगे ये ही मेड द सिस्टम ऑफ गुरु का लंगर रेगुलर। इन्होंने गुरु के लंगर प्रथा या गुरु का लंगर प्रथा को नियमित बनाया। ही मेड द सिस्टम ऑफ गुरु का लंगर रेगुलर। इन्होंने ही गुरु का लंगर प्रथा को नियमित बनाने का काम किया या उसे रेगुलर बनाया। इसके अलावा लिखेंगे गुरु अंगद देव इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरु अंगद देव ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरु अंगद देव इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरु अंगद देव ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। और आप जानते हैं जिसमें पंजाबी लैंग्वेज या पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। पंजाबी भाषा लिखने के लिए जिस लिपि का इस्तेमाल होता है वो कहलाती है गुरुमुखी लिपि। इसका आविष्कार गुरु अंगद देव के ही द्वारा किया गया था। इसके बाद लिखेंगे आफ्टर डिफीटिंग इन बैटल ऑफ बिलग्राम। बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद आफ्टर डिफीटिंग इन द बैटल ऑफ बिलग्राम, बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद लिखेंगे हुमायूं वेंट टू गुरु अंगद देव टू टेक हिज ब्लेसिंग्स। हुमायूं गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया था। और ऐसा कहते हैं कि जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था तो हुमायूं ने जाकर गुरु अंगद देव से मुलाकात की थी और गुरु अंगद देव से आशीर्वाद भी लिया था। और गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने के बाद ही डिसाइडेड कि जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना उसके पिता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी, अब उसकी स्थापना वो दोबारा करेगा और लाइफ में जितनी भी गलतियां आज तक की हैं
उन सबको वो क्या करेगा, करेक्ट करेगा। तो ये काम किसने किया था, हुमायूं ने किया था। आशीर्वाद लेने आया था गुरु अंगद देव से। 1552 1552 ईस्वी में गुरु अंगद देव डाइड, गुरु अंगद देव की मृत्यु हुई। और गुरु अंगद देव की मृत्यु के बाद सिखों के तीसरे गुरु बने, लिख लीजिए, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास 1552 ईस्वी से लेके 1574 ईस्वी तक सिखों के तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। बैटल ऑफ बिलग्राम बताया मैंने, बिलग्राम। अब तुम मिलीग्राम मत लिख लियो, क्योंकि मुझे मालूम है मैं बोलता कुछ हूं और आप लोगों को सुनाई कुछ देता है, पता चले कि बिलग्राम को मिलीग्राम सुन रहे हैं। ऐसा मत करना भाई। बिलग्राम का युद्ध, या इसे बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं, कन्नौज का युद्ध। लिखेंगे पहला पॉइंट, इन्होंने पंजाब के गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। और यहां पर अपनी गद्दी का मतलब है किससे, गुरु के सिंहासन से। इन्होंने पंजाब के गोइंदवाल में अपनी एक गद्दी स्थापित की। और ही फाउंडेड हिज सीट और हिज थ्रोन एट गोइंदवाल पंजाब। इन हिज पीरियड, अपने काल में, इन हिज पीरियड या अपने काल में, ही फाउंडेड टोटल 22 सीट्स। अपने काल में इन्होंने कुल 22 गद्दियां स्थापित की थी। अपने काल में इन्होंने कुल 22 गद्दियां स्थापित की थी। लिखिए, ही वॉज कंटेम्परेरी टू अकबर, ये अकबर के समकालीन थे। सर बिलग्राम क्या यूपी में है? हाँ जी यूपी में है बिल्कुल, कन्नौज के पास है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास है बिलग्राम। यहां पे युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो एक गद्दी इन्होंने गोइंदवाल में स्थापित की थी। ही वॉज कंटेम्परेरी टू अकबर, ये अकबर के समकालीन थे। और अपने शासनकाल में अकबर इनसे गोइंदवाल मिलने के लिए भी आया था। लिखेंगे लिखेंगे मुगल एम्प्रर अकबर केम गोइंदवाल टू मीट गुरु अमरदास। मुगल बादशाह अकबर गुरु अमरदास से मुलाकात करने, मुगल बादशाह अकबर गुरु अमरदास से मुलाकात करने एक बार गोइंदवाल आया था। एंड ही गिफ्टेड सम विलेजेस टू हिज डॉटर। गुरु अमरदास की ही पुत्री हुआ करती थी, डॉटर हुआ करती थी बीबी भानी। लिखेंगे एंड अकबर गिफ्टेड सम विलेजेस टू हिज डॉटर बीबी भानी। और अकबर ने इन्हीं की पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव उपहार में दिए थे। अकबर गिफ्टेड सम विलेजेस
टू हिज डॉटर बीबी भानी। अकबर ने इनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव उपहार में दिए थे। सत्रह सौ चौहत्तर ईस्वी में गुरु अमरदास डाइड, गुरु अमरदास की मृत्यु हुई, और गुरु अमरदास की मृत्यु के बाद उन्हीं के एक शिष्य जो उनके दामाद भी थे, वही सिखों के चौथे गुरु बने। लिखेंगे गुरु रामदास। लिख लेंगे ही वॉज डिसाइपल एज वेल एज सन इन लॉ ऑफ गुरु अमरदास। ये गुरु अमरदास के शिष्य एवं दामाद थे। ही वॉज अ डिसाइपल एंड सन इन लॉ ऑफ गुरु अमरदास। ये गुरु अमरदास के शिष्य और दामाद थे। लिखेंगे गुरु रामदास वॉज अ फ्रेंड ऑफ जलालुद्दीन अकबर। गुरु रामदास जलालुद्दीन अकबर के मित्र थे। गुरु रामदास वॉज अ फ्रेंड ऑफ अकबर। गुरु रामदास अकबर के मित्र थे। लिखेंगे इन 1577 1577 में, इन 1577 या 1577 में अकबर गिफ्टेड 500 बीघा लैंड टू गुरु रामदास। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी। भाई गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे, अकबर के दोस्त थे, और जलालुद्दीन अकबर के द्वारा गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दी गई थी। और इसी भूमि पर ही फाउंडेड अ सिटी, इन्होंने एक नगर बसाया था जो कहलाता था रामदास नगर। जिसे रामदास नगर कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे यही रामदास नगर आज पंजाब का अमृतसर है। यानी कि अमृतसर किसके द्वारा बसाया गया है? गुरु रामदास के द्वारा बसाया गया है, उस भूमि पर जो भूमि अकबर ने उपहार में दी थी, जो भूमि अकबर ने गिफ्ट की थी। और ध्यान रखेंगे अकबर की दी हुई भूमि पर ही निर्माण करवाया गया था किसका? गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब का। हरमंदिर साहिब का मतलब गोल्डन टेम्पल। भाई जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसे स्वर्ण मंदिर तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर स्वर्ण परत चढ़ी है। उसका वास्तविक नाम तो गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब है। फिफ्टीन 81 में गुरु रामदास डाइट, गुरु रामदास की मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र को घोषित किया। और जैसे ही इन्होंने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो यहीं से जो गुरु का पद था वो क्या बन गया? पैतृक बन गया, या फिर वो अनुवांशिक बन गया, वो हेरिडिटिकल बन गया। गुरु रामदास के ही तीसरे पुत्र सिखों के पांचवें गुरु हुए, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर 1606 तक सिखों के पांचवें गुरु हुए हैं गुरु अर्जुन देव। नोट कीजिए, बस 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, वेलकम बैक सर। थोड़ा सा स्लो बोलकर लिखाओ। बेटे मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। लिखाने का काम अपना नहीं है, लिखने का काम है आपका। जो समझ में आता रहे वो लिखते रहिए, और समझ में ना आए तो क्लास को लाइव मत अटेंड किया करो, रिकॉर्डेड किया करो। जितना बार मन करे उतनी बार रिपीट टेलीकास्ट चला चला के, है ना। द कपिल शर्मा शो पूरे दिन आता रहता है, देखते रहते हैं, फिर भी रिपीट। रिपीट भी बढ़िया लगता है ना। ऐसे ही अपना भी है भाई। तो अपनी क्लास भी रिपीट पे लगा के देखते रहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार में समझ में आ जाएगा। पहले खुद से एफर्ट करेंगे तभी तो बात बनेगी, है ना। अब क्या करें भाई, देखो, पूर्ण संतुष्टि तो इंसान को कहीं से नहीं मिल सकती है। और मेरे जैसा तुच्छ प्राणी तो आप जैसे स्टूडेंट को देखो कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता, कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं तो सीधा सीधा हाथ जोड़ लेता हूं कि भैया देखो अपने को इतना ही आता है। अब आप मेरी अकॉर्डिंगली क्या कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा ढाल लीजिए, तभी फायदा है। नहीं तो इतने सारे प्रकार के स्टूडेंट सबकी मांगे पूरी करते करते तो भैया वैसे ही आधे बाल पकने लगे हैं, सफेद होने लगे हैं, बाकी बचे कुचे भी समाप्त हो जाएंगे। हाँ जी, तो हम पहुंचे हैं गुरु अर्जुन देव पर, जो सिखों के 5वें गुरु हुए हैं और इम्पोर्टेंट आदमी हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं जो गुरु अर्जुन देव से ही संबंधित बनते हैं। जैसे ही हैड द टाइटल ऑफ सच्चा बादशाह। ध्यान रखेंगे, इनके पास सच्चा बादशाह की उपाधि थी। ही हैड द टाइटल ऑफ सच्चा बादशाह। इन्हीं के पास सच्चा बादशाह की उपाधि थी। सर आप पानी बहुत पीते हैं, बहुत ही बढ़िया। अरे मैं मदिरा पी रहा होता, शराब पी रहा होता, चाय पी रहा होता, कॉफी पी रहा होता, तब तो समझ में आता है कि सर आप चाय बहुत पीते हैं, आप शराब बहुत पीते हैं। ये आदमी क्या कह रहा है, सर आप पानी बहुत पीते हैं। क्यों भाई साहब, आप क्या पीते हैं? आप पानी नहीं पीते हैं, आप खून पी। अच्छा, आप तो माँ बाप का खून पीने वालों में से हैं, तो आप तो मम्मी पापा का खून पीने वाले लोग हैं, तो आपको तो पानी पीना अजीब लगेगा ही। अरे भाई आप लोगों, आप जैसे महानुभावों लोगों के सामने यहाँ पर घंटों खड़े होकर बोलना पड़ता है, तो अब बोलते रहेंगे तो बेचारा गला क्या करेगा, पानी मांगेगा ना। पानी तो चाहिए ही होता है मेरे भाई, जल ही जीवन है ना। गले के लिए अच्छा होता है, पानी पीना चाहिए। चलिए खैर, गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु रहे। ही हैड द टाइटल ऑफ सच्चा बादशाह। इनके पास सच्चा बादशाह का क्या था, टाइटल था, उपाधि थी। इन 1589 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। इनके द्वारा ही 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया था। आपसे पूछेंगे कि बताइए गोल्डन टेम्पल की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ध्यान रखेंगे, एक प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम था हजरत मियां मीर। कादरी संप्रदाय के ही एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था हजरत मियां मीर। तो हजरत मियां मीर के ही द्वारा गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई गई थी। और यदि आपसे पूछें कि इस पर जो स्वर्ण परत परत है या जो गोल्ड प्लेटिंग है वो किसके द्वारा करवाई गई है, तो हम सब जानते हैं भाई, इसे स्वर्ण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर स्वर्ण परत चढ़ी है। और इसे चढ़वाने का काम करवाने वाला कौन था?
लिखेंगे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा ही इस पर स्वर्ण परत चढ़वाई गई थी, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। इसका वास्तविक नाम हरमंदिर साहिब है। इसको दरबार साहिब भी बोलते हैं। इसके बाद लिखेंगे गुरु अर्जुन देव फाउंडेड, गुरु अर्जुन देव फाउंडेड 3 सिटीज इन पंजाब। गुरु अर्जुन देव ने पंजाब में 3 शहर बसाए। लिख लीजिए, तरन तारन, करतारपुर और गोविंदपुर। इन तीनों शहरों की स्थापना का श्रेय भी किसे जाता है? गुरु अर्जुन देव को जाता है। गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा सिखों के आदि ग्रंथ की रचना की गई। भाई ये तो आप जानते हैं, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसकी रचना करने का काम भी गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा किया गया था। और क्या लिखा है आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में? तो ध्यान रखेंगे, इसमें 5 सिख गुरुओं की, इसमें 5 सिख गुरुओं की और 18 हिंदू संतों की वाणियां हैं। कहने का मतलब गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव, इन 5 सिख गुरुओं की वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में है। और केवल सिख गुरुओं की ही नहीं, इसके अलावा भक्ति आंदोलन के भी 18 हिंदू संतों की वाणियां संकलित है किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। और हिंदू संतों में ध्यान रखेंगे, जैसे कबीरदास, रैदास, रामानंद, ये वो कुछ प्रसिद्ध हिंदू संत हैं जिनकी वाणियां भी किसमें है संकलित? आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में। इसकी रचना करने का श्रेय भी गुरु अर्जुन देव को जाता है। लेकिन आप जानते हैं 1605 ईस्वी में जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की डेथ हुई, तो अकबर के मरते ही अकबर का पुत्र सलीम भारत का अगला मुगल बादशाह बना और मुगल सिंहासन पर बैठा। और 1605 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह बना जहांगीर। और जैसे ही जहांगीर मुगल बादशाह बना, तो जहांगीर का ही बड़ा बेटा हुआ करता था जिसका नाम था खुसरो। उसी खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वो विद्रोह करके भाग गया और जाकर चला ही किसके पास गया? किसकी शरण में? गुरु अर्जुन देव की शरण में। भाई क्यों? क्योंकि सिखों में और मुगलों में मित्रता थी, एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे, एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के बेटे खुसरो के विद्रोह में मदद की। कैसे? भाई जब खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके भागा तो वो गुरु अर्जुन देव के पास गया, क्योंकि सिखों और मुगलों में मित्रता थी। इसी कर्टसी में
गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया, उसकी आर्थिक मदद की और उसे अपने पास रखा भी। लेकिन जब जहांगीर को इस बात का पता चला कि गुरु अर्जुन देव उसके पुत्र की मदद कर रहे हैं उसके खिलाफ विद्रोह में, इस बात को जहांगीर गलत समझ गया। जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव ही मेरे बेटे खुसरो को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, इसीलिए जहांगीर अरेस्टेड गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा अरेस्ट करवा लिया गया, बंदी बना लिया गया और जहांगीर के ही द्वारा गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया गया, कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई। लिखेंगे इन 1606 1606 ईस्वी में, इन 1606 या 1606 ईस्वी में लिखेंगे जहांगीर गेव हिम जहांगीर गेव हिम द कैपिटल पनिशमेंट। जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया। जहांगीर गेव हिम कैपिटल पनिशमेंट। जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया। और जैसे ही जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई गई, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया, तो बस ध्यान रखेंगे यहीं से दुश्मनी शुरू हुई, यहीं से शत्रुता शुरू हुई सिखों और मुगलों के बीच। और ये मित्रता और ये शत्रुता, ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक सिख रहेंगे और जब तक मुगल रहेंगे, क्योंकि अब आगे मुगलों और सिखों के संबंध कभी नहीं सुधरेंगे। क्योंकि पहले तो दुश्मनी शुरू हुई जब गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी जहांगीर ने, लेकिन भैया जहांगीर का पोता तो हद कर जाएगा, औरंगजेब। वो तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देगा, दिल्ली में लाल किले के सामने सर कटवा देगा। दुश्मनी पहुंच जाएगी टॉप लेवल तक और चलती रहेगी लंबे समय तक। तो मुगलों से भाई लोहा लेने वाले, संघर्ष करने वाले, मुंहतोड़ जवाब देने वाली दो ही कम्युनिटीज भारत में हुआ करती थी, उत्तर में सिख और दक्षिण में मराठा। यही दो कम्युनिटीज हुआ करती थी जिन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, सबसे ज्यादा लोहा लिया। किससे? मुगलों से। ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां तक की बात आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। यहां तक की बात सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है? प्लीज कंफर्म। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अगले लिखिए। गुरु हरगोविंद। अगले लिखिए गुरु हरगोविंद। सिक्सटीन 1606 से लेकर 1644 तक सिखों के सिक्स्थ या छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद। 1606 से 1644 ईस्वी तक सिखों के गुरु
छठे गुरु माने जाते हैं गुरु हरगोविंद। लिखेंगे अमृतसर में इन्होंने अमृतसर में 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण करवाया। ही बिल्ट अकाल तख्त या फिर आप कह सकते हैं अ 12 फीट हाई अकाल तख्त। अकाल तख्त इन अमृतसर। इन्होंने अमृतसर में 12 फुट ऊंचे एक अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त जो कि गुरु का ही सिंहासन हुआ करता था, इन्होंने अमृतसर में बनवाया था। लिखेंगे ये प्रथम सिख गुरु थे। ये प्रथम सिख गुरु थे जिन्होंने सबसे पहले अमृतसर की किला बंदी करवाई। ही कन्वर्टेड अमृतसर इनटू अ फोर्ट। इन्होंने ही अमृतसर की किला बंदी करवाई। हरगोविंद वॉज कंटेम्परेरी। लिख लीजिए गुरु हरगोविंद वॉज कंटेम्परेरी ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां। ये मुगल एम्परर जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। लिखिए ही फाउंडेड अ सिटी नेम्ड कीरतपुर इन पंजाब। इन्होंने पंजाब में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना की। ही फाउंडेड अ सिटी नेम्ड कीरतपुर इन पंजाब। इन्होंने पंजाब में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना की। इसके अलावा लिखेंगे ही गेव आर्मी ट्रेनिंग टू द सिक्स। इन्होंने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया। ही गेव आर्मी ट्रेनिंग टू द सिक्स। इन्होंने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया। एंड ही आस्क्ड देम टू बी अ नॉन वेजिटेरियन। और इन्होंने ही सिखों को मांसाहार अपनाने के लिए प्रेरित किया। और इन्होंने ही सिखों को मांसाहार अपनाने के लिए प्रेरित किया। लिखेंगे मुगल एम्परर जहांगीर अरेस्टेड हिम। इन्हें मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ही वॉज अरेस्टेड बाय मुगल एम्परर जहांगीर। इन्हें मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और लिखेंगे ही वॉज कैप्ट इन और ही वॉज अरेस्टेड इन ग्वालियर फोर्ट फॉर 2 years। और इन्हें ग्वालियर के किले में 2 वर्ष तक कैद रखा गया। एंड ही वॉज कैप्ट इन ग्वालियर फोर्ट फॉर 2 years। और इन्हें ग्वालियर के किले में 2 वर्ष तक कैद रखा गया। लिखेंगे ही डाइड इन 1644। 1644 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु हो जाने के बाद सिखों के अगले गुरु बने गुरु हरराय।
1644 ईस्वी से लेके 1661 ईस्वी तक सिखों के अगले गुरु बने गुरु हरराय। वाई ही गिव आर्मी ट्रेनिंग, अरे मेरे भाई, गुरु हरगोविंद के पिता गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने, और यहीं से मुगलों और सिखों के बीच में दुश्मनी शुरू हुई थी। अभी तक सिख योद्धा नहीं हुआ करते थे, लड़ाके नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्हें लड़ाका बनाने का काम ही गुरु हरगोविंद ने किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले सिखों की एक सेना तैयार की थी, जिसका उद्देश्य था केवल और केवल मुगलों के साथ संघर्ष करना, मुगलों से लड़ना। जितना नुकसान मुगल से हिंदू धर्म को पहुंचाते हैं, उतना ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। सिखों के अगले गुरु बने गुरु हरराय। लिखिए, ही वॉज कंटेम्परेरी टू शाहजहां। ये शाहजहां के समकालीन थे। ये शाहजहां के समकालीन थे। लिखेंगे, ही गेव हिज सपोर्ट टू दारा शिकोह। He gave his support to Dara Shikoh in battles of successorship। ये मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन थे, लेकिन भाई जब एक बार शाहजहां बीमार हुआ 1657 में, 1657 में, तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी और भारत का अगला मुगल बादशाह अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को घोषित कर दिया। और जब दारा शिकोह को मुगल बादशाह घोषित किया गया, तो भारत के इतिहास में मुगल काल में पहली बार ऐसा मौका आया कि जब मुगल बादशाह मरा भी नहीं और मुगल बादशाह के जीवित रहते ही उसके चारों के चारों बेटे सिंहासन के लिए लड़ने लगे। उसे कहते हैं बैटल्स ऑफ सक्सेसरशिप, उत्तराधिकार के युद्ध। उत्तराधिकार के युद्ध में 5 बैटल्स लड़े गए, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ और औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह और इसके अलावा शाह शुजा और मुराद बख्श अपने तीनों भाइयों की हत्या करके दिल्ली का और आगरा का सिंहासन प्राप्त किया। एंड ही बिकेम द नेक्स्ट मुगल एम्परर। और भारत का अगला मुगल बादशाह ही कौन बन गया? औरंगजेब। और जब औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह बना, तो भाई औरंगजेब जानता था कि जो गुरु हरराय हैं ये तो दारा शिकोह का क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए औरंगजेब ने गुरु हरराय के पास समन भेजा, बुलावा भेजा और कहा कि आकर मेरे दरबार में पेश होइए। जब औरंगजेब ने गुरु हरराय को अपने दरबार में बुलाया, तो ध्यान रखेंगे, गुरु हरराय ने खुद औरंगजेब के दरबार में न जाकर अपने स्थान पर अपने पुत्र को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया, जिनका नाम था राम राय। तो गुरु हरराय के स्थान पर उनके बेटे राम राय औरंगजेब के दरबार में गए। और जब औरंगजेब के दरबार में गए, तो इन्होंने जाकर औरंगजेब की तारीफें करी, औरंगजेब की चापलूसी करी और औरंगजेब के साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया जो बिल्कुल नहीं पसंद आया किसको? गुरु हरराय को। इसी बात से नाराज होकर और दुखी होकर गुरु हरराय ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे राम राय को नहीं, बल्कि इनके ही दूसरे बेटे, इन्हीं के छोटे पुत्र या इन्हीं के यंगर सन, जिनका नाम था गुरु हरकृष्ण, इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि गुरु हरकृष्ण की उम्र मात्र 8 वर्ष थी, 8 इयर्स थी, लेकिन फिर भी राम राय के स्थान पर गुरु हरकृष्ण को क्या बना दिया गया? अगला गुरु। और ध्यान रखेंगे, इसके बाद 1661 से लेकर 1664 तक सिखों के 8वें गुरु बन गए गुरु हरकृष्ण।
से 1664। ध्यान रखेंगे सबसे कम उम्र में सिख गुरु बनने वाले कौन थे? गुरु हरकिशन। मात्र 8 वर्ष की आयु में ये क्या बने? सिख गुरु बने। सिखों के अगले गुरु बने गुरु हरकिशन। लेकिन जब सिखों के गुरु गुरु हरकिशन को बना दिया गया तो जो राम राय थे, इन्होंने जाकर उत्तराखंड के देहरादून में, ध्यान रखेंगे, एक अलग गद्दी स्थापित कर ली और इन्हीं के अनुयायी कहलाए रामराई। इन्हीं के अनुयायियों को रामराई कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक डिवीजन हो गया था सिखिज्म में। एक तो गुरु हरकिशन के फॉलोअर्स थे, लेकिन कुछ लोग जो रामराय के फॉलोअर्स थे उन्हें रामराई कहा गया, जो उन्हें फॉलो किया करते थे देहरादून में, जहां पर इन्होंने एक अलग गद्दी की क्या की थी? स्थापना की थी। जी हां, गुरु हरकिशन गुरु हरराय के पुत्र थे, छोटे पुत्र। सिर्फ 1661 से 1664 ईस्वी तक, केवल 3 साल तक ये सिख गुरु रहे। लेकिन लिखेंगे 1664 में दिल्ली में चेचक की बीमारी से इनकी मृत्यु हुई। दिल्ली में भयंकर चेचक की बीमारी फैली थी। भाई आप जानते हैं एक स्किन डिजीज होती है चेचक, तो एक भयंकर चेचक की बीमारी फैली दिल्ली में और चेचक हो जाने के कारण ही इनकी डेथ हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब दिल्ली में भयंकर चेचक की बीमारी फैल रही थी तो सारे के सारे लोग परेशान थे, दुखी थे। इसीलिए सारे के सारे लोग मिलकर गुरु हरकिशन के पास गए और उनसे कहा कि आप हमें इस गंभीर बीमारी से छुटकारा दिलाइए, निजात दिलाइए। तो गुरु हरकिशन ने अपने अनुयायियों से कहा, अपने डिसाइपल्स से कहा, एक तालाब का निर्माण कीजिए, एक सरोवर बनाइए। तो दिल्ली के बीचों बीच इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा एक सरोवर का निर्माण करवाया गया, एक तालाब बनवाया गया। और फिर गुरु हरकिशन ने ऐसा कहा कि मैं इसमें जाकर स्नान करता हूं और फिर उसके बाद आप बारी बारी से आकर इसमें स्नान कीजिए और जो भी आकर इसमें स्नान करेगा उसके उन सभी की चेचक की बीमारियां और जो भी चर्म रोग हैं, जो भी स्किन डिजीजेज हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगे। और कहा जाता है कि ऐसा ही हुआ कि जैसे ही गुरु हरकिशन ने जाकर उस सरोवर में स्नान किया और वो उस सरोवर से बाहर निकले, उसके बाद जिस भी व्यक्ति ने जाकर उसमें स्नान किया उसकी सारी स्किन डिजीजेस ठीक हो गई, उसकी चेचक की बीमारी बिल्कुल सही हो गई। और जब पूरी की पूरी दिल्ली चेचक से मुक्त हो गई तो ऐसे कहते हैं कि गुरु साहब ने पूरे दिल्ली की जो बीमारी थी वो अपने ऊपर ले ली और खुद चेचक से ग्रस्त हो गए। कौन? गुरु हरकिशन। और फिर इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। वही सरोवर, वही तालाब आज भी है जहां पर दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस में है गुरुद्वारा बंगला साहिब। नाम सुना होगा, बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये इतिहास है बंगला साहिब गुरुद्वारा का। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, बीचों बीच दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में। नाम सुना होगा, आप लोग दिल्ली आते होंगे या आए होंगे तो डेफिनेटली आपने बंगला साहिब गुरुद्वारा देखा भी होगा या उसका नाम तो सुना ही होगा। ये मान्यता है। इसके बाद हम सब जानते हैं सिखों के 9वें गुरु गुरु हरगोविंद के पुत्र हुए, जिनका नाम था, लिख लीजिए, गुरु तेग बहादुर।
1664 से लेके 1675। ही वॉज नाइन्थ गुरु ऑफ सिक्स। सर हर हफ्ते जाते हैं वहां, चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो आप बेहद खूबसूरत होंगे मेरे भाई हर्ष, है ना। फिर तो आप उस तालाब में जाकर, ठीक है, तो अब इस बार जब आप जाओगे ना, है ना, तो आप देखना, वॉच करना, गौर करना कि वहां पे जो तालाब है ना, वहां पे वो जो सरोवर है, सारे के सारे लोग जाकर वहां पर हाथ मुंह जरूर धोते हैं। क्योंकि मान्यता आज भी है कि जितनी भी स्किन डिजीजेस है सब वहां जाकर सही हो जाती हैं। अब भाई हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि भाई दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, या जितनी भी महिलाएं और जितनी भी कन्याएं हैं, हो सकता है उन सबकी खूबसूरती का राज यही हो, है ना। उतना फर्क उन्हें फेयर एंड लवली से ना मिला हो आज तक, सॉरी ग्लो एंड लवली से, जितना उस सरोवर के पानी से मिल जाता हो। मान्यता है क्योंकि, और आज भी लोग ऐसा करते हैं, वहां पर जाकर डुबकी भी लगाते हैं। तो आप जाएं, तो आप भी जाकर वहां पर हाथ मुंह धोकर आए। मान्यता है भाई, और आप जानते हैं कि मान्यताओं पर ही तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान आज भी जीवित है, आज भी जिंदा है। क्योंकि हमारे देश में रीति रिवाज और जो मान्यताएं हैं हजारों साल से चलती आ रही हैं, और अगले हजारों साल चलती ही रहेंगी। क्योंकि हम लोगों का जो विश्वास है, जो फेथ है, बस वही सबसे बड़ी चीज है। रोहित कह रहा है कि एक टैंकर ले आएंगे भर के। तूने क्या पूरे गांव को खूबसूरत बनाना है भाई? पूरे टैंकर का क्या करेगा? तूने अपने पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी उठाई है ना। ये चाह रहा है इसके जिले में जितनी भी लड़कियां हैं ये सबको खूबसूरत बना दे, है ना। तो वही आदमी है, उस टैंकर में से मग्गे भरेगा, नहीं तो होली पर गुब्बारे भरेगा, ठीक है, और जो भी लड़कियां निकलेंगी मार्केट से जाकर उनको मारेगा। पानी की छींटे लगेंगी और फिर उनको बोलेगा कि दीदी डर गई, दीदी डर गई। ऐसा तो नहीं करेगा? ऐसा मत करियो भाई। टैंकर ले जाएगा। टैंकर का क्या करना है भाई? पानी, है ना, पानी में वो बात नहीं है मेरे भाई, मान्यताओं में बात है ना। असर मान्यताओं में होता है, असर रिवाजों में होता है। पानी तो नॉर्मल ही है। सर हम डीयू के खालसा कॉलेज से हैं। ओके, तो आना जाना रहता है, सारे पंजाबी ही है कॉलेज में जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। कावेरी खालसा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिल्कुल कॉर्नर पर है, माल रोड के पास में। और मेरा भी आना जाना लगा रहता है वहां पर, ठीक है। और रही बात मेरी, तो मेरी तो स्कूलिंग ही, मेरे स्कूल का ही नाम सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे सारी बातें गहराई से पता होंगी, है ना। मेरी स्कूलिंग हुई है गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल से, दिल्ली, दिल्ली में है। तो मैं जिनके बारे में आपको पढ़ा रहा था, इन्हीं के नाम से स्कूल था मेरा, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, मैंने वहीं से स्कूलिंग की है, ठीक है। मुझे पंजाबी बोलनी भी आती है, पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताई गुरुद्वारा बंगला साहिब की बात, है ना, तो ये मुझे कहीं इतिहास में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं स्कूल में हुआ करता था ये सब बातें तो मुझे तभी से पता थी। सर हम किरोड़ी मल कॉलेज में हैं। बहुत ही बढ़िया भाई, फिर तो आप बच्चन साहब, है ना, आपके सीनियर हुए फिर तो, सुपर सीनियर हुए। बच्चन साहब भी किरोड़ी मल में ही पढ़ा करते थे। आशुतोष कह रहा है मुझे भी जाना है। बिल्कुल जाइए भाई, आप भी जाइए, है ना। ये जो हाई हैंडसम वाली फेयर एंड हैंडसम लगा के घूमते हो, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जाइए और जाकर पवित्र सरोवर में स्नान करके आइए, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सारी तकलीफें सही हो जाएंगे। सर प्लीज पंजाबी बोलिए एक बार। क्या बोलूं, गाली दूं तेरे को पंजाबी में, बता। हम्म, क्या कहूं मैं, बता। तेरे को खोत्या बोलूं, खोत्या, या खोते दे पुत्र, क्या बोलूं बता।
अरे यार पंजाबी, अब कोई भाषा ऐसी चीज थोड़ी है जो मैं यहाँ पे बोल के दिखाऊंगा या मैं तेरे को, है ना, पंजाबी भाषा में चुटकुले सुनाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। भाषा का इस्तेमाल तो आपको पता है ना, है ना, हम भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अपने विचारों को, है ना, सामने वालों तक पहुंचाने के लिए ही हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और आप तक बातें पहुंचाने के दो ही माध्यम है, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम। ना ही पंजाबी, ना ही भोजपुरी। यहाँ पे कोई कह रहा है भोजपुरी भी बोल दीजिए, बहुत ही बढ़िया। इसको भोजपुरी सुननी है बेटे, भोजपुरी सुनने वाले तू जाकर वो पिक्चर देख लेना, भोजपुरी वाली, भोजपुरी पिक्चर है ना, कौन सी वाली, वो तोहार डीपी बढ़ाए हमारा बीपी, वो वाली पिक्चर देख ले तू जाके, तो तेरी भोजपुरी की जो आग है वो शांत हो जाएगी उससे। ऐसी पिक्चरें होती है ना भोजपुरी में, नाम ऐसे उसे होते खतरनाक, तोहार डीपी बढ़ाए हमारा बीपी। तो मजे कीजिए, जाकर भोजपुरी मूवीज देखिए, है ना। मनोज तिवारी, हमारे प्रिय मनोज तिवारी, और अपने निरहुआ, है ना, रवि किशन, ये भोजपुरी स्टार्स हैं भाई हमारे देश के। तो ऐसी मूवी देखिए, मजे कीजिए, फिर क्या दिक्कत है। सर हम मुखिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार में, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए, कुछ तो मुख्य काम कर रहे हैं आप, मुखिया बनेंगे तो भी काम चलेगा। सर ग्रेजुएशन कहाँ से किया है आपने? भाई मैंने चंडीगढ़ से किया है। अब आप सोचेंगे फिर तो पंजाबी पक्का आती होगी सर को, है ना। मैंने ग्रेजुएशन भी चंडीगढ़ से किया है, तो बची कुची जो कसर थी वो वहां पे पूरी हो गई थी, है ना। और बाकी मेरे भाई, क्योंकि मैं गुरु हरकृष्ण पर भी स्कूल से पढ़ा था, तो ज्यादातर जो मेरे दोस्त थे वो खालसा कॉलेज में ही पढ़ा करते थे। तो मैं जब भी चंडीगढ़ से ड्यूरिंग ग्रेजुएशन दिल्ली आया करता था, है ना, तो आते ही सबसे पहले खालसा कॉलेज ही जाना हुआ करता था। वहां पे मित्र थे भाई, जो अपने स्कूल के मित्र थे, उनसे मुलाकात हुआ करती थी। तो खालसा कॉलेज, मतलब मैं पढ़ा नहीं हूँ खालसा कॉलेज से, लेकिन खालसा कॉलेज में बहुत आना जाना रहा है, सारे गेट कीपर जानते थे मुझे वहां पे। सर क्या हुमायूं अफीम खा के सीढ़ियों से गिरा था? पता नहीं, मेरे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली आज तक हुमायूं की, यदि मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वो अफीम का सेवन बहुत अधिक किया करता था, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस समय सेवन किए हो। लेकिन ये बात का प्रमाण कैसे मिले, पता कैसे चले? क्योंकि उस टाइम तो मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करती थी कि हमें ये पता चल जाए कि भाई वो कैसे मरा। ये तो आज पता चल सकता है। तो आज पता करने के लिए हुमायूं को एक बार जिंदा करना पड़ेगा, फिर दोबारा से मारना पड़ेगा, तब पता चलेगा। आपकी चलती होगी फिर कॉलेज में, चलना क्या होता है भाई? आपकी चलती होगी मतलब, भैया हम पढ़ने जाते थे, आप लोगों की तरह बदमाशी करने नहीं, हम मुन्ना भैया नहीं थे अपने कॉलेज के, है ना, कि हम गज्जूमल कॉलेज में सिर्फ बदमाशी करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं था हमारा काम। नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर सिखों के नौवे गुरु हुए हैं, लिखेंगे ही वॉज नाइन्थ गुरु ऑफ सिक्स, ये सिखों के नौवे गुरु थे। लिखेंगे इन्होंने, इन्होंने अमृतसर के, इन्होंने अमृतसर के माखोवाल नामक स्थान पर एक गद्दी की स्थापना की। इन्होंने अमृतसर के माखोवाल में एक गद्दी की स्थापना की। नेक्स्ट लिखेंगे ही प्रोटेस्टेड द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। सर आपको सब पता है, पता रखना पड़ता है भाई।
हजारों छात्रों को मुझसे इतनी उम्मीदें हैं तो भाई रखना पड़ता है, क्या करें। हर चीज के बारे में पता होना भी चाहिए इंसान को, तभी तो हम अपने आप को भीड़ से अलग कर पाते हैं, है ना। ही प्रोटेस्टेड द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। और हम सब जानते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीतियां क्या थी। औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को नष्ट भी करवा दिया था। वो केवल और केवल इस्लाम धर्म का ही प्रचार करवाया करता था। लिखेंगे इन 1675, इन 1675 औरंगजेब किल्ड हिम इन दिल्ली। 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी गई। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी गई। 1675 में भाई औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों को दिल्ली बुलाया और सबसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। लेकिन जब इस्लाम धर्म कबूल करने से इन्होंने मना किया तो दिल्ली के लाल किले के बिल्कुल सामने सर कटवा दिया गया गुरु तेग बहादुर का। और जहां पर सर कटवाया गया बस वहीं पर गुरुद्वारा है, सीसगंज गुरुद्वारा। आपको पता होगा दिल्ली के लाल किले के बिल्कुल सामने चांदनी चौक में ही है गुरुद्वारा सीसगंज या सीसगंज गुरुद्वारा। वो जगह है जहां पर गुरु तेग बहादुर का शीश कटवाया गया था। और औरंगजेब ने चेतावनी दी थी कि इनकी डेड बॉडी को, इनके शव को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो कई दिन तक तो शव वहीं पर ऐसा ही पड़ा रहा। लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हीं के एक अनुयायी ने, उन्हीं के एक डिसाइपल ने उनके धड़ को, भाई शीश उनका कटवाया था, जो उनका धड़ था उनको वहां से हटाकर या वहां से ले जाकर दिल्ली के ही एक स्थान पर जाकर उनका अंतिम संस्कार किया, उनकी अंतिम क्रिया की। और जहां पर अंतिम संस्कार किया तो वहां पर भी आज एक दिल्ली में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रकाबगंज। तो जो गुरुद्वारा रकाबगंज है वो प्लेस है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो वो भी हिस्टोरिक गुरुद्वारा है। जस्ट सामने ही है, रोड के उस पार। हाँ भाई बिल्कुल उसी पार है। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, गुरु तेग बहादुर फाउंडेड, गुरु तेग बहादुर फाउंडेड अ सिटी नेम्ड आनंदपुर इन पंजाब। गुरु तेग बहादुर ने पंजाब के आनंदपुर शहर की स्थापना की। सर जीटीबी नगर में कुछ नहीं हुआ भाई। जीटीबी नगर में तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था। फरवरी में करियर विल ऑफलाइन क्लासेस जीटीबी नगर में ही खुली थी। वहीं पर जैसे ही आप जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही आपको राइट हैंड साइड पर देखना है। जैसे ही आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आएगी और उसके ऊपर बड़ा सा लिखा होगा करियर विल टावर। तो वहां पे ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, करियर विल टावर। ये काम हुआ था जीटीबी नगर में। आज से 500 साल के बाद जब हिंदुस्तान और दिल्ली का इतिहास पढ़ेंगे तो ये बात आपको उसमें पढ़ाई जाएगी। और मेरे जैसा ही कोई इतिहास का मास्टर आपको ये पढ़ा रहा होगा और वो ये भी बता रहा होगा आपको कि आपसे आईएएस में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा कि बताइए जिस जीटीबी नगर में करियर विल टावर मिला था या खोजा गया था या प्राप्त हुआ था, तो उस करियर विल टावर पर सबसे ऊपर सबसे बड़ी फोटो तस्वीर किसकी लगी थी। तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, अभिषेक सर की, पीयूष सर की, है ना, गोपाल सर की, है ना, या फिर ऑप्शन 4 में आपको मिलेगा राकेश यादव सर की। तो आपका सही उत्तर रहेगा महामहिम श्रीमान राकेश यादव सर की फोटो लगी थी वहां पर। ये काम हुआ था भाई जीटीबी नगर में।
बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं अभिषेक सर की, बहुत ही बढ़िया भाई, खुश कर दिया तुमने। जितने भी लोग मेरा नाम ले रहे हैं ना भाई, आप लोगों ने खुश कर देता। जीटीबी नगर का फुल फॉर्म क्या है? अरे भैया, गुरु तेग बहादुर नगर। जीटीबी नगर लिखा तो है सामने, कहाँ कंफ्यूज आ गए हो? हद हो गई भाई। इतनी सी चीज नहीं समझ में आ रही है तो फिर आईएएस क्या गुइया बनोगे? नेक्स्ट। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद गुरु तेग बहादुर के ही पुत्र सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए, और हम सब जानते हैं, लिख लीजिए, गुरु गोबिंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंह। 1675 से लेकर 1708। लिखेंगे ही वॉज 10th और द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स। ये सिखों के 10वें या अंतिम गुरु थे। सर रिपीट गुरुद्वारा नेम। अरे भाई, दिल्ली के चांदनी चौक में है शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है, और एक इंडिया गेट के पास है रकाबगंज गुरुद्वारा। नेम ऑफ सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय गुरु तेग बहादुर, मैंने कहा पंजाब का आनंदपुर। सर आपकी राकेश यादव सर से मुलाकात कवर कैसी हुई? अरे मेरे भाई, राकेश सर और मैं, ठीक है, हम दोनों साथ में पैरामाउंट में पढ़ाया करते थे, मुखर्जी नगर में, एक ही बैच में। सर मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे और हम हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाया करते थे। मुखर्जी नगर के जितने भी महान टीचर्स हैं ना, है ना, सब लोगों का जो निजात हुआ है, सब लोगों की जो शुरुआत हुई है वो पैरामाउंट से ही हुई है। तो वहीं से मुलाकात है भाई। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंह। लिखेंगे ही वॉज बोर्न इन पटना बिहार। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ। ही वॉज बोर्न इन पटना बिहार। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ। और हम सब जानते हैं, जहां पर एक गुरुद्वारा भी है जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है। लिखिए इन 1699, इन 1699 ही फाउंडेड खालसा पंथ इन आनंदपुर पंजाब। 1699 में इन्होंने पंजाब में या पंजाब के आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन 1699, 1699 ईस्वी में ही फाउंडेड खालसा पंथ इन आनंदपुर पंजाब। इन्होंने पंजाब के आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की। लिखेंगे ही स्टार्टेड अ न्यू फेस्टिवल। ही स्टार्टेड अ न्यू फेस्टिवल नेम्ड पाहुल। इन्होंने पाहुल नामक एक नए त्योहार को मनाने की प्रथा शुरू की। ही फाउंडेड अ न्यू फेस्टिवल नेम्ड पाहुल। इन्होंने
पाहुल नामक एक नए त्योहार को मनाने की शुरुआत की। लिखेंगे ही फाउंडेड अ सिटी इन हिमाचल। ही फाउंडेड अ सिटी इन हिमाचल नेम्ड पाउंटा। इन्होंने हिमाचल में पाउंटा नामक शहर की स्थापना की। पोंटा कह देते हैं कॉमनली, पोंटा साहिब। लिखेंगे ही रोट अ टेक्स्ट। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, एक पुस्तक की रचना की, जो कहलाती है कृष्ण अवतार। इन्होंने कृष्ण अवतार नामक एक ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा पूछते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो कहलाती है विचित्र नाटक। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो कहलाती है विचित्र नाटक। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? मतलब कुछ भी, मतलब पूछना है कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ लिखना है, चाहे कुछ भी लिखें। लिखेंगे ही बिल्ट 4 फोर्ट्स इन पंजाब। इन्होंने पंजाब में 4 किलों का निर्माण करवाया। ही बिल्ट 4 फोर्ट्स इन पंजाब। इन्होंने पंजाब में 4 किलों का निर्माण करवाया। लिख लीजिए कौन कौन से। पहला लिखिए लोहगढ़। पहला लिखिए लोहगढ़ फोर्ट या लोहगढ़ का किला। दूसरा लिखेंगे फतेहगढ़ फोर्ट या फतेहगढ़ का किला। फतेहगढ़ फोर्ट या फतेहगढ़ का किला। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आनंदगढ़ फोर्ट या आनंदगढ़ का किला। आनंदगढ़ फोर्ट या आनंदगढ़ का किला। और एक लिख लीजिए केशगढ़ फोर्ट या केशगढ़ का किला। इसके अलावा और कई सारी चीजें हैं भाई, जो गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा शुरू की गई हैं। एक चीज तो ध्यान रखेंगे, इन्हें भी सच्चा बादशाह कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव की उपाधि थी सच्चा बादशाह, लेकिन सच्चा बादशाह गुरु गोविंद सिंह को भी कहा जाता है। और गुरु गोविंद सिंह ने ही सिख पुरुषों को अपने नाम के साथ सिंह और सिख महिलाओं को अपने नाम के साथ कौर लगाने के लिए प्रेरित किया था और कहा था सिंह और कौर लगाने के लिए। इसीलिए हर सिख समुदाय का जो पुरुष है वो अपने नाम के साथ क्या लगाता है? सिंह। और महिलाएं क्या लगाती हैं? कौर लगाती हैं। इसके अलावा इन्होंने ही खालसा पंथ के लिए या सिखों के लिए 5 केज या 5 ककार क्या किए थे? अनिवार्य किए थे, कंपलसरी किए थे। और वो क्या क्या थे हम सब जानते हैं। केश, कच्छा, कड़ा, कंघा और कृपाण। ये वो 5 चीजें हैं जिन्हें 5 केज 5 ककार कहा जाता है। एक सिख समुदाय का व्यक्ति हमेशा ये 5 चीजें अपने साथ धारण करता है।
इसके बाद लिखेंगे इन 1708 1708 ईस्वी में, इन 1708 1708 ईस्वी में लिखेंगे गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह वॉज किल्ड बाय अजीम खान। एक अजीम खान नामक व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इन 1708 ही वॉज किल्ड बाय अजीम खान इन नांदेड़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और मरने से पहले गुरु गोबिंद सिंह ने घोषणा की कि अब गुरु का पद समाप्त होता है, अब कोई भी सिख गुरु नहीं होगा, अब हम केवल अपने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। लेकिन जो सिखों की सेना है, जो खालसा पंथ है, वो मुगलों के साथ लड़ाई संघर्ष जारी रखेगा। और इन्होंने कहा कि खालसा पंथ या मुगलों की सेना का नेतृत्व मेरा ही सेवक करेगा, मेरा ही बंदा करेगा, जिसे हम जानते हैं बंदा सिंह बहादुर के नाम से। तो गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हुई। गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद खालसा पंथ की कमान संभाली बंदा बहादुर ने या बंदा सिंह बहादुर ने। और फिर बंदा बहादुर के बाद हम सब जानते हैं सिख स्टेट या पंजाब स्टेट को इंडिपेंडेंटली रूल करने वाले सबसे पहले रूलर बने या सबसे पहले इंडिपेंडेंट रूलर बने महाराजा रणजीत सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह के बाद फिर उनके अंतिम उत्तराधिकारी हुए महाराजा दलीप सिंह। दो एंग्लो सिख वॉर लड़े गए, दो आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए और फाइनली 1848 में जाकर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब पर अधिकार कर लिया गया। तो दोस्तों ये थे पंजाब सिख स्टेट में 10 सिख गुरुज या 10 सिख गुरु। चलिए काफी आज के लिए, आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे। तो हमने सिख गुरुओं के बारे में बात कर ली है। जब आपसे मंडे को मुलाकात होगी तो हम मंडे बात करेंगे बंदा सिंह बहादुर के बारे में, महाराजा रणजीत सिंह उनके उत्तराधिकारियों के बारे में और अंग्रेजों और सिखों के बीच में होने वाले दो एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस वीकेंड। खुश रहें, आबाद रहें, हिंदुस्तान रहें या पाकिस्तान रहें। थैंक यू वेरी मच।